बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आइए अब उस खबर की बात करते हैं जिसने पूरे देश के अंदर सनसनी मचा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर के अंदर लगी आग और आग में जले हुए पाए गए, अब ये नहीं कह सकते कितने के, लेकिन ढेर सारे नोट। बताया गया कि बोरों में नोट थे, किसी ने कहा थैलियों में नोट थे। अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई जिसमें जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। पीछे से फायर के अधिकारी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, महात्मा गांधी में आग लग गई। तो ये सब कुछ अब आ गया, तस्वीरें आ गई, वीडियो आ गया, लेकिन वो नोट जो जले हुए थे या कुछ साबुत भी होंगे अगर, तो वो हैं कहाँ ये नहीं पता चल रहा है। अच्छा, हैरानी इस बात की है कि इस बात को हुए 2-3 दिन हो गए और अभी तक जज साहब के घर के बाहर से कूड़ा निकलता है। बाहर वो पत्ते वत्ते उठाने वाले जो हैं, सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने वाले आते हैं और उनको वो बड़ी तादाद में हर एक दूसरे दिन जो है वो जले हुए नोट मिल जा रहे हैं। आज हमारे सहयोगी अतुल भाटिया वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, उनको भी जले हुए नोट के टुकड़े जो हैं वो मिल गए, 500 रुपये के जले हुए नोट के टुकड़े। तो इससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्योंकि पहले भी किसी ने खुलकर नहीं बताया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो नहीं डाल दिया था कि नोट मिला था कि नहीं मिला था, कितने नोट मिले थे और उस नोट का किया क्या गया, क्या पुलिस ने उसको जब्त किया था, जब्त करके कहाँ रखा था, क्या कोई साबुत नोट भी मिले थे, उनकी गिनती भी हुई थी क्या, इन सब सवालों के जवाब भी नहीं मिले। लेकिन चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर पारदर्शिता दिखाते हुए पहले जांच कमेटी भी बना दी है और जज साहब को कोर्ट में काम भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि जल्द इस मामले में इंक्वायरी पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसा अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर के जागरूक है कि जनता सब कुछ, पूरा सच जो है वो जानना चाहती है और जल्द जानना चाहती है। लेकिन हमारे कुछ नेताओं के बयान वो भी कुछ अजीब सी कहानी पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव से सवाल हुआ कि इस कंट्रोवर्सी पर उनको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा जज साहब ने किसी से उधार लिया होगा, उधार लेकर के रखे होंगे। अब वो इतने हल्के में, मजाक में, तंज में जो है इस मामले को निपटा दे रहे हैं। तारिक अनवर साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता, वो ये कह रहे हैं कि मामला तो गंभीर है लेकिन आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला कैसे नहीं है, ये बात भी कुछ समझ में नहीं आई। दिखाता हूँ आपको अखिलेश यादव और तारिक अनवर की बातें, ये आप पहले सुन लीजिए और फिर उसके बाद वो भी दिखाएंगे आपको आज भी जो नोट वहां से निकल रहे हैं उसकी तस्वीरें। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग, अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है, हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं है कि किसका पैसा था। 250 करोड़ निकले थे, याद है आपको? और ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के ये कारोबारी हैं, उनका पैसा है। अगर वो पैसा हमारा है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं वो पैसा हमारा वापस कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी गठित किया है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रही है। तो मेरा ख्याल है 100 वोटों सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई भी आरोपी जो उसके ऊपर आरोप होता है, इल्ज़ाम होता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। ये तो जांच वाली जो कमेटी होगी वही बताएगी कि इसमें असलियत क्या है, हकीकत क्या है। पहले अखिलेश यादव के बयान पर चर्चा कर लें। वो जैसे मजाकिया अंदाज में बात करते हैं वैसे ही इस मुद्दे पर भी बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा वहाँ भगवा कपड़ा मिला है, तो अब अंदाजा लगा लीजिए किसका पैसा रहा होगा। हर्षवर्धन जी, नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अखिलेश यादव हमेशा हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीक चिन्ह, राम मंदिर, सब पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं। आज सोचिए जरा, ये भ्रष्टाचार का गंभीर मामला दिख रहा है, देश भर में इसको लेकर बहुत गंभीरता से लोग देख रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी की सरकार में यशवंत वर्मा जी वकील से कैसे बने, उसके बाद जस्टिस हो गए, अब तो माननीय न्यायमूर्ति है। अब ये सारे सवाल उसके साथ जुड़ते हैं और उसके बाद आप मजाक कर देते हैं कि वहां भगवा कपड़ा मिला, किसी से उधार ले लिया गया होगा। अच्छा चलो, उसी वक्त आग लग गई, कुछ आग लगती रहती है, आप जानते हैं। ये क्या मतलब, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये नेता प्रतिपक्ष रहे, अभी सदन में आ गए, संसद में आ गए। मुझे लगता है कि बहुत हल्की छिछली राजनीतिक टिप्पणी है और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि देश के बहुसंख्यक वर्ग की भावना का अपमान ये करें, अबू आजमी करें, रामजी लाल सुमन करें,
ये बड़ा विचित्र सा दिखता है। पता बीजेपी नहीं ने भी इनको शायद इस शायद पूरे मामले से अखिलेश यादव को जोड़ने की कोशिश की थी। ये मुख्यमंत्री थे उस वक्त, जो है वो नहीं, जो तथ्य है वो तो कहा जाएगा ना, अधिवक्ता बने थे और भाई कुछ और बने थे। चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और एडवोकेट जनरल ये बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं, तो वो तो सरकार का जो नजदीकी होता कार्य तो आदमी ये करता ही है। ये तो फैक्ट शीट है ना कि भाई यशवंत वर्मा जी कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से आए, फिर कब एडिशनल जज बने, कब चीफ स्टैंडिंग काउंसिल थे, तो वो तो पढ़ा जाएगा। वो जिस सरकार में होगा वो भी कहा जाएगा। लेकिन कोई इसके आधार पर उनको कुछ नहीं कह रहा था। सिंभावली शुगर मिल का भी जो मसला है वो भी कोई उनको कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन अगर किसी सरकार के समय में किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ चीजें हैं, और ये तो कहा जाता है ना भाई कि जो ईडी और सीबीआई की जो रिपोर्ट थी, जो ECIR था, उसमें किसका नाम था, तो ये कई सवाल उठते हैं। और ये सवाल जब उठता है तो साथ में ये भी उठता है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम में भी कहीं न कहीं एक व्यवस्था है जिसमें नेताओं से जुड़े लोगों को भी प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता ना, वरना ये तंत्र चलता नहीं भाई। अगर सिर्फ जज साहब लोग अपने मन का कर लेते तो ये ऐसे तो नहीं होता। अलग अलग लोग उसको आलोचना भी कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको बदला भी जाना चाहिए। आप भी यही हिंट कर रहे हैं कि ये जस्टिस वर्मा जो है अखिलेश यादव के करीबी हैं? नहीं, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, ये कोई कह भी नहीं सकता ना। लेकिन उस शासन काल में अगर उनकी नियुक्ति हुई तो बिना करीबी हुई कैसे हो सकता? अच्छा, चलिए, तथ्य है वो। और सर, अब ये जो दूसरा तस्वीर जो हमको दिखाई दे रही है, ये नोट समीर जी अभी तक मिल रहे हैं बाहर? मतलब ये पुलिस के काम पर सवाल उठाता है। निश्चित, जिस तरीके से जो घटना घटी और उसके बाद जिस तरीके से कि 14 तारीख की रात को ये सब होता है, 15 तारीख की शाम को जज आते हैं, 15 तारीख की शाम को रजिस्ट्रार वहाँ जाते हैं, पुलिस की तरफ से कोई इसमें रिकॉर्डिंग नहीं की गई, कुछ पैसा जब्त नहीं किया गया। आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। 10वें दिन भी बाहर, घर के बाहर नोट मिल रहे हैं। तो मुझे साफ सफाई हो चुकी है वहाँ पर जो होना था। अब अधजले नोट उस रात को बाहर भेजे गए, फायर ब्रिगेड के लोगों ने बाहर भेजे, घर के लोगों ने भेजे, पीए ने भेजे, सिक्योरिटी ने भेजे, या जज साहब के आने के बाद वो बाहर भेजे गए। ये जांच का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि यशवंत वर्मा जी को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब भले जांच से जो भी निकलेगा, भले उन्हें क्लीन चिट मिलती है नहीं मिलती है, वो इतने विवादास्पद हो गए और पूरी जुडिशरी के ऊपर मामला है। यशवंत व्यास जी को बहुत ईमानदारी से और स्वेच्छा से इस मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए मेरा पैसा नहीं है और आउट हाउस में थोड़ी हम रहते हैं, दे दीजिए कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पैसा नहीं मिला। लेकिन आप कहोगे मेरे घर की घटना है, मेरे घर की घटना आपके घर में घटी है ना, आपकी 4 दीवारी में घटना घटी है, आपकी समय बेटी थी, वहाँ पीए था। ये कहा जा रहा है आपके खिलाफ जांच कमेटी बिठा दी गई है, आपको काम करने से मना कर दिया गया है। जब इतने बातें इंडिकेट कर रही है तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए। आप बोल दीजिए कि मैं इस्तीफा देता हूँ, जांच हो, और जांच होने के बाद अगर सब क्लियर होगा तो कम से कम मुझे ये रहेगा कि मैं इसमें शामिल नहीं था। उन्हें अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक वैसे पूरी हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है इस पूरे मामले में एक ही साथ खड़ी भी दिखाई दे रही है कि मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए, या कोई आपको नजर आया जिसने समर्थन भी किया हो? मेरे ख्याल से पॉलिटिकल क्लास में तो कोई इस तरह से नहीं है। अखिलेश जी की जो टिप्पणी है वो बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं है उनकी, और उस फैक्ट्स को जिसका हर्ष जी जिक्र करे वो फैक्ट्स के तौर पे भी देखना चाहिए कि उस सरकार में उनको क्या क्या जिम्मेदारी मिली। लेकिन इसको उससे करेक्ट नहीं कर रहे। मसला तो अब तो उससे आगे बढ़ गए हम पॉलिटिकल से। यहाँ पर देखिए जो नोट मिल रहे हैं, अब ये NDMC की दोष है क्या कि रोज़ सफाई ठीक से नहीं होती, या पुलिस जो जांच कर रही थी क्या उसने जांच नहीं की? मैं कह रहा हूँ कि केवल उस कमरे, जब नोट मिले हैं तो फिर तो पूरा जो घर है उसको सीज किया जाना चाहिए था, उसकी पूरी जांच होना चाहिए था, सील होना चाहिए था, और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए थी। कहीं और नोट तो नहीं पड़े हुए हैं क्या? इनकम टैक्स वालों को बुलाया गया क्या? ED वालों को बुलाया गया क्या? वो पैसा माल खाने में? जी, मान लीजिए नोट सारे ही जल गए। जी हाँ, तो वो जले हुए नोट के टुकड़े भी एविडेंस हैं कि वो नहीं तो एविडेंस है, और फिर वो एविडेंस है ना, और फिर उसको कहाँ जमा किया गया है? क्या उनको सीज करके रखा गया है, मालखाने में दिया गया है, और क्या सारे नोट जल गए हैं? क्या आधे नोट जले हैं? उनका लैपटॉप, उनकी बेटी का मोबाइल, उनका मोबाइल जब्त नहीं हुआ है। सिर्फ ये कहा गया है कि आप अपना रिकॉर्ड 6 महीने का डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा। पूरे घर की भी जांच होनी मोबाइल चाहिए तक जब्त नहीं हो रहा है। आप कम से कम मोबाइल जब्त कीजिए, लैपटॉप जब्त कीजिए कि एक पैसों का लेन देन का हिसाब है, व्हाट्सएप चैट होगी। ठीक है सर, इस मामले में अभी तक जो कुछ कार्रवाई के नाम पर दिख रहा है संतोषजनक है या नहीं? नहीं, बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक होता तो जो सवाल हमारे मित्र लोग उठा रहे हैं बिल्कुल जायज़ सवाल है कि भाई लैपटॉप जब्त होना या सारे घर को सीज करना, घर की तलाशी लेना, इनकम टैक्स वालों को वहाँ बुलाना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सामान्य व्यक्ति होता, किसी व्यापारी के यहाँ, किसी उद्योगपति के यहाँ, किसी नेता के यहाँ, किसी अफसर के यहाँ या किसी और भी व्यक्ति के यहाँ सील लग गई होती, अब तक मिलता तो अब तक सील भी लग गई होती और सारे चैनल्स उसको कवर भी कर रहे होते, सब कुछ हो गया होता, ED भी आ गए। लेकिन जिस तरह, और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, अब तो खैर नोट मिल गए, जब नोट का वीडियो सामने नहीं आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया था वीडियो और रिपोर्ट, तो तमाम बड़े बड़े वकील नामी गिरामी उनको सपोर्ट कर, वो बचाव में खड़े थे और वो खबर को ही गलत बता रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तिल का दाड़ है, ये हो ही नहीं है। मतलब
चैनलों पर एक दो कार्यक्रम में भी था, उसमें वो सारे लोग कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, इनकी छवि ऐसी है। ठीक है जज साहब, छवि अच्छी होगी, उससे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन ये कहना है खबर गलत है, खबर बिल्कुल तिल का ताड़ है, अब वो सामने आ गया, वीडियो आ गया, नोट आ गया, मतलब और उस अखबार में खबर विड्रॉ भी नहीं की। इनकी पैरोकारी करने वाले लोग भी हैं बड़े स्तर पर। ठीक है, ठीक है। अब एक दूसरी खबर मुझे लगता है बार बार बात होती है, मीडिया की भूमिका अगर ये मजबूत न होती तो आज ये इस तरह से नहीं होता। और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल तिवारी ने जिस तरह का स्टैंड लिया, कहा कि हम बिल्कुल आने नहीं देंगे यहाँ, तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग मीडिया की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं वो भी, और जो कहते हैं कि संस्थाएं किस लिए होती है, तो बार एसोसिएशन भी इसीलिए। अब जरा संभल की खबर मैं आपको देता हूँ। संभल में दंगा हुआ था और उस दंगे में आपको मालूम है कि 7 लोगों की मौत भी हुई थी, पुलिस के ऊपर भी जानलेवा हमले हुए थे, और उसके बाद से संभल में बड़ी सख्ती कर रहे हैं योगी जी, पुलिस भी बड़े एक्शन ले रही है। अब उसी दंगे के सिलसिले में जो वो मस्जिद के अंदर सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर, उस रोज़ जो दंगा हुआ, उस मस्जिद के जो इंतज़ामिया कमेटी के हेड हैं, इनका नाम जफ़र अली है, ये एडवोकेट भी हैं और कोर्ट में भी पक्ष रखने के लिए मस्जिद पक्ष की तरफ से यही गए थे। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दंगे भड़काने में उनकी भूमिका को देखते हुए, और जब इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद उस वक्त वहाँ पर बड़ा तनावपूर्ण माहौल था, बड़ी नारेबाजी वगैरह भी हुई। आज भी वहाँ पर खूब लोग जमा होकर के नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तो योगी सरकार की पुलिस जो है ये जाती कर रही है, इनके ऊपर भड़काने का इल्ज़ाम जो है वो कैसे लग सकता है। तो वहाँ कुछ लोग क्या बातें कर रहे हैं वो आप पहले सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। उनके खिलाफ जो आरोप लगा है वो गलत है। उन्होंने कोई भी ऐसी घटना नहीं की, चूंकि घटना पहले हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। उनके खिलाफ आज तक कोई एफआईआर भी नहीं है, वो तो अज्ञात में उनको उठाया है। जो पुलिस के पास दरवाजा खुला रहता है, अज्ञात में किसी को भी उठा सकती है। चूंकि आज लखनऊ में उनका बयान आयोग के बीच होना था और उनको रात लखनऊ जाना था, इस मौके को कैप्चर करते हुए पुलिस ने कल उनको उठा लिया ताकि वो आज लखनऊ आयोग में बयान न दे सके। इन्वेस्टिगेशन है एसआईटी के द्वारा की जा रही है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जो हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी एविडेंस के आधार पे कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि आपको पता ही है वो अधिवक्ता है, अगर कोई ऐसी चीज है तो उनको पूरा मौका दिया गया है उनकी बात रखने का, वो अपना बोले जो भी उसको बोलना है। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है, एसआईटी ने जो कार्रवाई की है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक कार्रवाई की है, एविडेंस के आधार पे कार्रवाई की है और बिल्कुल सही कार्रवाई की है। अब इन जरा जफ़र अली साहब के बारे में थोड़ा कुछ और जानकारी आपको देना चाहिए। मैंने इंटरव्यू किया था विष्णु शंकर जैन को। विष्णु शंकर जैन क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से उस सर्वे टीम का हिस्सा थे जिस दिन दंगा हुआ उस दिन, उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोग हैरान थे इस बात पर कि हम सारे लोग मस्जिद के अंदर पहुंच गए और जो एक किस्म से लोकल आदमी हैं वहाँ के और जो इंतज़ामिया कमेटी के हेड हैं वो सबसे बाद में पहुंचे थे। तो जब बाद में दंगा हुआ तो हम लोगों को ये शक हुआ कि ये क्यों वहाँ वक्त पर नहीं आए थे, और भीड़ बाहर उतने में जमा हो चुकी थी और ये लोग अंदर आए और उन्होंने बस कहा कि आपको जो करना है वो जल्दी कर लीजिए, नहीं तो माहौल जो है यहाँ पर ख़राब हो रहा है। जबकि उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो सहयोग करते वो सारी कार्रवाई के अंदर। बहरहाल लेकिन वो जो स्थानीय लोग हैं, मुस्लिम पक्ष है, वो इस गिरफ्तारी से, जफ़र अली की गिरफ्तारी से नाराज़ है। देखिए, जफ़र अली की भूमिका को लेकर पहले दिन से संदेह था। संदेह इसलिए था कि जब पहले भी सर्वे हुआ था और जब दूसरा जिस दिन ये दंगा हुआ तो विष्णु जैन उस बात को कह चुके हैं, और जो इसके लिए जिसको कहते हैं ना कि कोर्ट की तरफ से जो वकील नियुक्त किया जाता है, उसने भी साफ साफ कहा था कि नोटिस थी और समय के लिहाज से वो सब सर्वे होना था। फिर अचानक भीड़ कहाँ से आ गई, किसने उसको प्रोवोक किया, किसने उसको पहले से तैयार किया, ये सवाल उनके ऊपर पहले भी उठे थे। और ये भी कहा जा रहा था कि क्या उन्होंने ही उस भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसकी वजह से उस दिन दंगे हुए। अब ये पुलिस के जांच के दायरे में है, उसके बाद ही कुछ निकल कर आएगा। और एक बात और मैं कहूँ, बार बार ये होता है कि कोई अगर वकील है, अधिवक्ता है, हमारे सभी अधिवक्ता साथियों का बड़ा सम्मान है, लेकिन ये तो कोई मतलब नहीं हो सकता ना कि आप अधिवक्ता हैं, इस नाते से कोई कार्रवाई ना हो, कानून के दायरे में भी आप वो ना हो, ये तो कतई नहीं हो सकता है। आज समय इतना ही था आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया विनोद जी, विजय जी, समीर जी, हर्षवर्धन जी आपका। कल फिर मुलाकात होती है आपसे।